A name which has become the most talked about and the most significant name in Maharashtra's politics, especially in the last 2.5 years, is Maharashtra's Chief Minister Eknath Shinde. And once again, he's playing an important role in these upcoming elections as well. We are right now being joined by the CM of Maharashtra himself. नमस्कार सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं एक चीज समझना चाहती हूँ कि जो खिचड़ी पक गई है पूरी, लोग क्लियर ही नहीं भाई कौन सी पार्टी कितने सीट पे कहां से लड़ रही है, तो वो अगर आप एक क्लैरिटी दे दें कि महायुति का सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनली क्या निकला। कोई खिचड़ी विचड़ी नहीं है। 288 जगह पर महायुति लड़ रहे हैं पूरी ताकत से, और जहाँ कुछ रिबेल्स है कई लोगों ने पीछे ले लिया है, अब जो बचे वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई खिचड़ी हमारे में नहीं है, खिचड़ी सामने वालों में है। बिरबल की खिचड़ी, कोविड की खिचड़ी, सब वहाँ है, हमारे यहाँ कोई खिचड़ी। लेकिन फिर महायुति में भी जैसे अगर अनुशक्ति नगर की बात करें तो आपके कैंडिडेट भी हैं, नवाब मलिक भी हैं, इस तरह से सीट्स हैं। अनुशक्ति नगर का तो शिवाजी नगर मानखुर्द में, हाँ, तो वहाँ पर हमारा कैंडिडेट है ना, और वहाँ पे नवाब मलिक भी हैं, अजीत पवार। वहाँ तो हमने पहले से खुला कहा है कि हमारा कैंडिडेट रहेगा, हम लड़ेंगे। लेकिन ये तो फिर आपस में ही एक दूसरे के वोट काटने वाली बात नहीं हो जाएगी? सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है। सर, फाइनल फॉर्मूला क्या निकला फिर? शिवसेना कितने पे लड़ रही है, अजीत पवार जी की पार्टी कितने पे लड़ रही है, और बीजेपी कितने पे? अभी देखिए लगभग 80+ हम लोग लड़ रहे हैं, और इंडिपेंडेंट पकड़ के ज्यादा हो सकते हैं, और अजीत दादा लगभग 55+ लड़ रहे हैं, बाकी बीजेपी लड़ रही है। अच्छा, मुद्दों की बात कर लेते हैं सर। जनता के बीच किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं आप? डेवलपमेंट, इस राज्य का विकास, और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि मेट्रो का नेटवर्क हो, लोगों को ट्रैफिक से राहत मिलनी चाहिए। हमारा अभी ऐसा मकसद है कि जो 12 घंटे 15 घंटे लगते हैं ट्रैवल टाइम में, वो सिर्फ महाराष्ट्र के किसी भी कोने से किसी भी कोने में जावे तो 6 घंटे से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। इसलिए एक्सेस कंट्रोल का ग्रिड हम बना रहे हैं। आज अब डेवलपमेंट, आप एक ही लाइन में मैं कहता हूँ, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। और हमारे इंडस्ट्री यार स्टेट में आनी चाहिए, रोजगार बढ़ने चाहिए। तीसरी बात, वेलफेयर स्कीम जो शुरू की है हमने, उसको आगे बढ़ाएंगे, और इस राज्य को आगे बढ़ाना, इस राज्य का विकास करना, यही हमारा मकसद है। वेलफेयर स्कीम की आपने बात करी, लाड़की बहन जो है वो आप लोगों की बड़ी पॉपुलर स्कीम निकली है, लेकिन पॉपुलिस्ट स्कीम भी है एट द सेम टाइम। उसमें मुझे 2 सवाल पूछने। पहला ये कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का, आप ही के स्टेट के फाइनेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि इतना भार जो आ गया है स्टेट एक्सचेकर पे, वो हम लेने की स्थिति में नहीं है। जब एक के बाद एक स्कीम अनाउंस की जा रही थी, उन्होंने तब भी सरकार से अनुग्रह किया था कि हमारे पास इतना खर्चा वहन करने की क्षमता नहीं है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का फिस्कल डेफिसिट हो गया है, तो ऐसी स्थिति क्यों हो गई सर? स्टेटमेंट देने का काम हमारा होता है, और अजीत दादा पवार फाइनेंस के मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने उसमें उनके स्टेटमेंट में कहा है कि हमारी सरकार जो है पूरी तरह जो स्कीम लागू है उसको पूरा करने में सक्षम है। और मैं भी बताता हूं कि पूरी स्कीम के लिए फंड का प्रोविजन हमने कर रखा है। हमारी सरकार जीडीपी पे 25% लोन हम उठा सकते हैं। हम अभी 17.5 पर है। एफआरबीएम जो है वो 3% से नीचे है। ये आरबीआई डेफिसिट 3% से ज्यादा हो गया है, जो आपकी लोन लेने की क्षमता को इम्पैक्ट करेगा। नहीं, लोन लेने की क्षमता और हमारी है। आपको जो कोई विपक्ष कहते हैं वो गलत है। आरबीआई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कौन होता है? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का मिनिस्टर स्टेटमेंट करता है, उन्होंने कहा है। तो आरबीआई की गाइडलाइन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन हमने फॉलो किए, कोई भी वायलेशन नहीं किया। तो ये जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, और आपको बताऊंगा मैं कि अभी जो निवेश है फॉरेन फंड का, एफडीआई का,
वो टोटल निवेश से 52% इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में। तो आप कहना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जनता का कोई आधार नहीं है? आपको बिल्कुल आधार नहीं है। अरे सरकार हम चलाते हैं, हम सरकार चलाते हैं। लोगों का जो स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, पुरानी स्कीम्स है, ये किसानों को पैसे देने के, उनमें से एक भी स्कीम बंद नहीं होने देंगे, बंद नहीं होगी और ये वेलफेयर स्कीम लाडली बहना चालू रहेगी। बिल्कुल सर, आपने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि लाड़की बहन का स्कीम का जो पैसा है वो 1500 से 2100 हो जाएगा। किसान सम्मान निधि जो है वो राज्य की और सेंटर की मिला के 12,000 से आप 15,000 पे ले जाएंगे। ये सारे अनाउंसमेंट किए हैं। आप कह रहे हैं प्लान है रेवेन्यू लाने का स्टेट में, कुछ शेयर कर पाएंगे आप हमारे साथ कि पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, हम हमारे गरीब किसानों को हेल्प करना हमारा फर्ज है। किसान एक सेंटर पॉइंट है और हमारे फाइनेंस में हम तिजोरी कहते हैं। तिजोरी पे पहला अधिकार किसान का है और इसलिए उनके लिए हमने स्कीम की है, लाडली बहनाओं के लिए की है। हमारे यहाँ 8 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू है और अभी हमारे जो प्रपोज इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देश में पहले नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बड़े पैमाने पर होता है, वहाँ जीएसटी है, अदर टैक्सेस है, सब गवर्नमेंट को मिलते हैं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। और इससे आगे जो वेलफेयर स्कीम है वो पूरी तरह शुरू रहेगी, ऐसा प्लान हमारे पास है। आज $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का गोल हमने रखा है, लेकिन नीति आयोग का कहना है कि 1 ट्रिलियन नहीं बल्कि $1.5 ट्रिलियन का पोटेंशियल सिर्फ मुंबई एमएमआर में है। तो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र का पोटेंशियल और है और हम अभी सिर्फ कुछ रीजन नहीं, सब रीजन को डेवलप करना चाहते हैं। हम डेवलपमेंट जो है डिसेंट्रलाइज करेंगे, सब जगह कारोबार शुरू हो जाएगी, लोगों को नौकरियां मिलेगी, इंडस्ट्री आएगी, बिजनेस होगा, आईटी सेक्टर होगा, यहाँ पर ऑटोमोबाइल हब होगा, या कई जो चेन है वो सब शुरू हो जाएगी। तो डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे, किसानों की भी आपने बात की। मैं खास करके दो फसलों के किसानों के बारे में बात करना चाहूंगी। पहला तो मराठवाड़ा के सोयाबीन के, खास करके मराठवाड़ा के सोयाबीन के किसान। एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी बढ़ाई भी गई, लेकिन आज तक भी, मैं खुद पिछले हफ्ते मराठवाड़ा में थी, वहाँ के किसानों का कहना है कि जब भी वो कोशिश करते हैं कि भैया इन सेंटर्स पे जाए, पहली बात तो उन्हें सेंटर मिलते नहीं है, और जब वो पुराने सेंटर्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि बोरी नहीं है जिसके अंदर भर के सोयाबीन को तैयार किया जाए। माने कि एमएसपी पे खरीदारी नहीं हो रही है और किसान बहुत कम दाम पे ट्रेडर्स को अपना माल बेच रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या करेंगे सर? सेंटर में भी आप ही के अलायंस की सरकार है। मैंने खुद सेंट्रल मिनिस्टर जो कंसर्न मिनिस्टर है उनसे कहा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी कहा कि जो परचेज सेंटर है वो ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। सर वो कहते हैं शुरू ही नहीं हुए हैं। नहीं, शुरू हुए हैं। कौन कह रहे हैं? सर किसान कह रहे हैं। देखो, मैं पिछले ही हफ्ते उन किसानों से देखिए, सेंटर शुरू है, बढ़ाने की जरूरत है, उसको बढ़ा रहे हैं हम। दूसरी बात, सोयाबीन और कपास जब भाव नीचे गिरते हैं तब हमने अभी 5,000 रुपया प्रति हेक्टर कपास को दिया, 5 हेक्टर प्रति हेक्टर सोयाबीन को दिया। वो जो गैप फिल करना है वो किया हमने। अभी नए सरकार में जो एक स्कीम की हुई है कपास और सोयाबीन को, जब उसके रेट नीचे आएंगे तो जो वीजीएफ होता है गैप फिल करने का, वो 20% तक हमने उसको स्कोप रखा है। तो आप कह रहे हैं कि एमएसपी पे सोयाबीन की खरीदारी हो रही है? बिल्कुल हो जाएगी और तेज हो जाएगी, और अगली बार तो ये 20% तक ये जो गैप फिल करना है, अगर रेट नीचे गिरते तो उनको मैच करना, ये भी सरकार करेगा। हालांकि जिन किसानों से हमारी बात हुई उन्होंने तो कम से कम ये कहा कि खरीदारी एमएसपी पे नहीं हो रही है। मैं प्याज के किसानों के बारे में बात करना चाहूंगी सर। उनको ये डर है कि ये जो फिलहाल छूट मिली है एक्सपोर्ट पॉलिसी में, ये सिर्फ चुनावी दौर तक ही मिली है। उन्हें डर है कि फिर से दाम ऊपर नीचे होंगे,
तो उनके ऊपर फिर से एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगेगा, जिसकी मार उन्हें झेलनी पड़ेगी। उन्हें ये भी नाराजगी है आप लोगों से कि लोकसभा आने से पहले कोई छूट दिलवाने की आप लोगों ने सेंटर से कोशिश नहीं करी। ये देखिए, हमारी कोशिश यही रहती कि किसानों को फायदा हो, तो किसान और ग्राहक दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बराबर तरीके से होना चाहिए। और इसलिए हमने अभी जो रिक्वेस्ट करके एक्सपोर्ट का बैन हटाकर उसमें बहुत से जो राहत देने का काम किया है। और प्याज किसान को नुकसान नहीं होने देंगे, ग्राहक को भी नुकसान नहीं होगा, प्याज किसान को भी नुकसान नहीं। ऐसा रास्ता हमने जो निकाला है तो चलो रहे। तो प्याज किसान तो कह रहे हैं कि पिछले साल से उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा और अब भी उनको डर है कि शायद चुनाव के बाद उनको डरने का जरूरत नहीं, ये चुनाव का जुमला नहीं है। ये चुनाव आते ही, चुनाव खत्म होते ही हम दूसरा निर्णय लेंगे, वो डर उन्होंने निकालना चाहिए। हम कांग्रेस महाविकास आघाड़ी नहीं है। उन्होंने जब कहा था बिजली बिल माफ करेंगे और तुरंत चुनाव खत्म, बिजली बिल शुरू। कौन सी चुनाव की बात कर रहे हैं? जब मेरे ख्याल से देशमुख साहब के, ये खुद अजीत दादा उनके सरकार में थे, उन्होंने कहा है। तो हम जो बोलते हैं वही करते हैं, जो नहीं होगा नहीं बोलते। सर, एक और चीज इसके बारे में बात करना चाहूंगी, मराठा आरक्षण को लेकर के मुद्दा है, पहले भी था अब भी है, लेकिन जितने भी पार्टी के लोगों से मैं बात कर रही हूँ उनके किसी के पास कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। सब कह रहे हैं हमारे पास प्लान है, पर क्या प्लान है वो कोई बता नहीं रहा है। जैसे कि आपकी सरकार ने उन्हें 10% रिजर्वेशन दिया, लेकिन वो कोर्ट में चैलेंज हो गया क्योंकि 50% का जो एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट हमने जो भी उनके पास मांग की, प्याज हो, सोयाबीन हो, कपास हो, मोदी जी ने तुरंत उसमें हाँ कर दी। दूसरी बात, अब जो सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह साहब, जब हमने कहा कि शुगर इंडस्ट्री तकलीफ में आ रही है, 10,000 करोड़ का इनकम टैक्स वेव करने का बड़ा निर्णय लिया है, वो अपना बैंक जो है उसको ताकत दे रहे। सहकार विभाग में जो पिछले सालों से, अनेक वर्षों से जो धांधली शुरू है उसको बंद करेंगे और किसानों को फायदा होगा। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। उसके साथ में एक बात जोड़ूंगा कि मराठवाड़ा वाटर ग्रिड जो है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, उसमें भी मोदी जी हाथ बढ़ा रहे, पैसे दे रहे और मराठवाड़ा जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का सूखा पीड़ित जो किसान है उसको राहत मिलेगी। बिल्कुल सर, मैं मराठा आरक्षण पे वापस आती हूँ। प्लान क्या है? आपने जो आरक्षण दिया वो कोर्ट में चैलेंज हो गया, आप वो जो मांग रहे हैं वो ओबीसी के कैटेगरी से मांग रहे हैं, तो अगर आप लोग वो देते हैं वापस, अगर आप सत्ता में आते हैं तो ओबीसी नाराजगी शुरू हो जाएगी, जो कि हो भी चुकी है। तो मराठा आरक्षण के मुद्दे को कैसे हैंडल करें? देखिए, हमारी भूमिका पहले से जो थी आज भी है, कल भी रहेगी। हम स्टैंड बदलते नहीं। जब विपक्ष के लोगों के पास मौका था कि मराठा समाज को न्याय देने का, तब उन्होंने दिया नहीं। मराठा समाज को सिर्फ इस्तेमाल किया अपनी राजनीति के लिए। लेकिन जैसे देवेंद्र जी की सरकार आई, मैं सरकार में था, तो मराठा समाज को आरक्षण दे दिया। हाईकोर्ट में भी उसको चैलेंज हुआ, लेकिन हाईकोर्ट में भी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया उसको। फिर गवर्नमेंट महाविकास आघाड़ी की आ गई, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया। इसका जिम्मा विपक्ष का है, महाविकास आघाड़ी का है। 50% की सीलिंग है ना सर, तो किसी की भी सरकार आए चैलेंज हो जाएगा। देखिए, हमने जो आरक्षण दिया है वो पूरी तरह कानून के दायरे में बिठा के दिया है। वो भी तो बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज हो गया। चैलेंज हुआ है, लेकिन स्टे का होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक विंडो रखी है कि ये मराठा समाज जो है, पहले उसका बैकवर्डनेस प्रूव करो, सोशली और एजुकेशनली, और प्रूव करने की जरूरत है। तो हमने वहां पर एक बैकवर्ड कमीशन फॉर्म किया,
उसने एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट किया, जस्टिस शिंदे कमेटी अपॉइंट की। एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट करने के बाद मराठा समाज ये बैकवर्ड है सोशली और एजुकेशनली, ये सिद्ध हुआ है। और हमें विश्वास है कि जो गलती महा विकास आघाड़ी ने की वो हमने नहीं की है, और इसलिए हमने 10% दिया है और कुंजी प्रमाण पत्र भी देने का काम शुरू किया। तो मराठा समाज को ज्यादा देने का काम, किसी अन्य ओबीसी हो या समाज को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए हमने ये किया है और इसको जारी रखेंगे। लेकिन अब मराठा तो कह रहे हैं, खास करके जो मनोज जारंगे पाटिल के जो सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं हमको 10% चाहिए ही नहीं, हमको ओबीसी में दीजिए, और अगर वो देंगे तो ओबीसी नाराज हो जाएगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, हम किसी का छीन के किसी को नहीं देंगे, लेकिन जिनका हक है उनको देंगे। और मराठा समाज को काफी योजना हम कर रहे हैं, योजना दे रहे हैं, काफी योजना है। उसमें मराठा समाज के जो युवा है खुद के पैरों पे खड़े रहेंगे। आज उनको 15 लाख रुपया लोन विदाउट इंटरेस्ट दे रहे हैं। 1 लाख लोग आज बिजनेसमैन बन गए। ये और बढ़ोतरी होगी, ताकि नौकरियां तो बहुत कम होती है, लेकिन उसके बावजूद खुद का बिजनेस बनाए और खुद को डेवलप करे, इसके लिए भी सरकार हेल्प करेगी। थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर में बात करना चाह रही हूँ सर। बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो या फिर बदलापुर का किस्सा हो, क्या आपको ये नहीं लगता कि ऐसे किस्से जो हैं, महायुति का ट्रैक रिकॉर्ड या रिपोर्ट कार्ड जिसे आप बोलते हैं, उसके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट है ये? देखिए, इंसिडेंट हुआ है वो तो गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, खुलेआम एक राजनेता को दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है और 5 लोगों को, आरोपी को पकड़ा गया है। हमने कहा है इसके जड़ तक जाओ, फिर दोबारा मुंबई में ऐसी कोई भी वारदात करने की हिम्मत कोई न करे। पर ये वारदात हुई, क्या इसकी जिम्मेदारी आपकी सरकार लेगी? सरकार की, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार की। हम इसके लिए ऐसी वारदात न हो, इसके लिए जो भी है रूट तक जाएंगे, किसी को छोड़ेंगे। कुछ राजनीतिक सवाल सर, महायुति का सीएम चेहरा कौन होगा? और ये सवाल जो है हम दोनों ही धड़ों से पूछते हैं, एमवीए का कौन होगा या महायुति का कौन होगा? तो आप लोग का जवाब। एमवीए को तो लड़ाई शुरू है, मेरा चेहरा बनाओ, मेरा चेहरा बनाओ। महायुति में ये हो वो तो उनके एमवीए को ही उनका चेहरा नहीं चलता है, तो महाराष्ट्र की जनता को कैसे चलेगा? हमारे में कोई रेस नहीं, हमारे में कोई होड़ लगी नहीं। अभी 3 कैंडिडेट हैं, आप हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, अजित पवार। देखिए, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे दोनों साथी है उप मुख्यमंत्री, हम एक टीम बनकर इस चुनाव को सामने जा रहे हैं। और हमारा मकसद है कि जो 2-2.25 साल में हमने काम करके दिखाया है, डेवलपमेंट किया है, वेलफेयर स्कीम की है, इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये सरकार जो है महायुति की, वो हम लाने का ही हमारा मकसद है, वो टारगेट में हम कामयाब होंगे। अगर आप लोग जीतते हैं तो सीएम कौन होगा सर? आप होंगे? हम बैठेंगे, हम उसमें क्या है, सीएम का क्या बड़ा, अभी डिसाइड हमें क्या मिला, इससे महाराष्ट्र की जनता को क्या मिलेगा, ये सोचने वाले हम लोग। अच्छा, एक दूसरा ये राज ठाकरे जी के साथ में क्या चल रहा है? वो नाराज है कि भाई, नाराज तो नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने कई बार अपने बाकी मित्रों के बच्चों के लिए अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, लेकिन वो सेम ऑफर उनको नहीं दिया गया। सदा सरकार देखिए, जो है माहिम से खड़े हैं। पहले उन्होंने भांडुप की बात की, भांडुप में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अभी शिवड़ी में भी बाला नंदगांवकर खड़ा है। हमारा कहना था कि सब लोग मिलकर हमारी, उन्होंने कहा पहले शिवसेना, भाजपा और एनसीपी का गठबंधन का सब बात होने दो, उसके बाद हम करते हैं, हम बैठते हैं। लेकिन उन्होंने अपने सब कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। तो अभी मैंने बहुत कोशिश की, मुझे भी ऐसा लगा था कि हमारे जो सदा सरवनकर हैं, उनसे कहा बैठ के कुछ होता है तो देखो, लेकिन फिर आगे सब आपको मालूम है। फिर वो मिलने गए, उनको उनकी जो मिलना नहीं हुआ, और फिर वो अपना प्रचार कर रहे, तीनों भी अपना प्रचार कर रहे। इसके अलावा सर, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया, आप ही के वक्त में बना था, आप ही के वक्त में गिरा, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि करप्शन उसका मूल मुद्दा निकल के आया, इस तरह से ये आपको मैं बताऊंगा
छत्रपति शिवाजी महाराज ये महाराष्ट्र के आराध्य दैवत हैं। अभी उनका ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन इसकी राजनीति करना उससे दुर्भाग्यपूर्ण है जो विपक्ष कर रहा है। सवाल तो पूछना मत सवाल करिए। क्या है? सवाल नेवी ने वो सब स्टैचू बनाया था और अभी हमने उससे दुगने से ज्यादा स्टैचू बनाने का शुरुआत की है। आने वाले शिव जयंती में बहुत ही भव्य दिव्य छत्रपति शिवाजी महाराज का वहाँ स्टैचू बना हो जाएगा। अच्छा सर, पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में जो हुआ है, पहले भाजपा शिवसेना का गठबंधन टूटा, एमवीए बने, फिर दो पार्टियां अलग हुई। इसको लेकर के महाराष्ट्र की जनता में बड़ा अविश्वास है हर पार्टी के प्रति कि उन्हें पता ही नहीं है कि कौन किधर को चला जाएगा, और हर पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो जो भरोसा खो चुके हैं वोटर्स पूरी इस प्रोसेस पे चुनाव की, उस भरोसे को वापस पैदा किया जाए। आप उसके लिए क्या करेंगे? भरोसा हमने दिया है, अभी भरोसा हमने दिला दिया है, इसलिए तो अभी ये सब लोग, क्योंकि घर में बैठने वालों को के ऊपर कैसे भरोसा करेंगे? घर बैठ के क्या सरकार चलता है क्या? घर बैठ के क्या राज्य चलता है क्या? हम तो डे नाइट 24/7 काम कर रहे हैं। मैं हूँ, मेरे दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, और आज जो भी स्कीम हमने शुरू की है लोगों को भरोसा है कि ये लोग बोलते वैसा करते हैं। अभी भरोसा उनको हो गया है, और मैं इतना ही कहूंगा कि हम चुनाव के दरमियान, चुनाव तो आते जाते हैं, लेकिन हम लोगों का भरोसा खोएंगे नहीं। जैसे विपक्ष हमारी योजनाओं को चुरा कर कॉपी पेस्ट कर उनका भी यही आरोप है। उनका जाहिरनामा क्या हमने पहले किया है, और हम दे रहे हैं, किया नहीं दे रहे हैं, हम स्कीम दे रहे हैं, लाडली बहना को दे रहे हैं, युवाओं को दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं। वही स्कीम को उन्होंने फिर से लिपापोती करके, मतलब आज तक के इतिहास में सरकार के मैनिफेस्टो को चुरा कर, कॉपी पेस्ट कर जाहिर कर दिया। मेरा आखिरी सवाल सर, चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या फिर से गठबंधन बदलेंगे? क्या फिर से लोग आगे पीछे एक दूसरे हमारा तो गठबंधन तो हमारा कायम है। कोई और आ जाएगा उसमें या कोई जाएगा उसमें से? नहीं, अभी हमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम थम्पिंग मेजोरिटी में आएंगे। थम्पिंग मेजोरिटी में महायुति आएगी, शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी जीतेगा। तो ये अलायंस ऐसे ही बने रहेंगे, आप ये कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। So this was Maharashtra's Chief Minister Eknath Shinde on all the election related issues, and he claims that Mahayuti is going to come back with a thumping majority. With camera person Swapnil Bandekar, this is Santhya for CNBC TV.